हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि मौर्य जो अशोक के समय में जो है प्रशासन कहाँ कहाँ जो है फैला हुआ था उसको आप देख लें, और प्रांत क्या थे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए पाटलिपुत्र है। ठीक है, ये आपका केंद्रीय शासन हो गया। और देखिए प्रांत इसके थे मौर्य साम्राज्य के। देखिए यहाँ पे आपको कलिंग दिख जाएगा, उज्जैन है, तक्षशिला है। ठीक है, तो ये एरिया जो है प्रांत हैं, कलिंग है, उज्जैन है, आपका तक्षशिला है, ये सारे मौर्य साम्राज्य के प्रांत हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ दोस्तों आप देखिए कि पाटलिपुत्र से कलिंग, उज्जैन और जो है आपका तक्षशिला ये काफ़ी दूरी पे हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा जो है अमात्य लोग उठाते थे और जो है जनता पे अत्याचार करते थे। और जो है इससे जो है आप देखते हैं कि जो जनता थी वो रुष्ट हो जाती थी, है ना। और इसकी वजह से जो है विद्रोह हो जाते थे। जैसे आप देखेंगे कि जब बिंदुसार शासन कर रहा था, ठीक है, तो उस समय तक्षशिला में विद्रोह होता है। तो विद्रोह होता है तो फिर अशोक को भेजा जाता है। बिंदुसार अशोक को भेजता है कि जाइए भाई विद्रोह को दबाइए। तो जब वहाँ पे अशोक जाता है तो वहाँ की जो जनता थी वो कहती है कि देखिए हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है और न तो हमें राजा से कोई तकलीफ़ है, हमें यहाँ के जो अमात्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो हम पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका और ये कारण बनता है कि जो अमात्यों का जो है जनता को सताया जाना भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक कारण को। और देखिए ये जो आपका मौर्य साम्राज्य था ये आपका पूरा, यहाँ पे आप देखिए ये दिख रहा है ना, ये पूरे एरिया में जो है आपका मौर्य साम्राज्य पूरा मौर्य फैला हुआ था। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का जो समय था 323, ठीक है, बीसी से, और जो है 184 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासन चला। ठीक है, 184 बीसी में जो है बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, पुष्यमित्र ने उसकी हत्या करके जो है मौर्य साम्राज्य का अंत कर देता है। ठीक है, 139 वर्ष के लगभग इन्होंने जो मौर्य वंश था इन्होंने शासन किया। मौर्य वंश का जो है संस्थापक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है, और अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। ठीक है, तो ये जो है मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब महान शासक थे। इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य को जो है चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद अशोक के बाद जितने शासक आते हैं, परवर्ती शासक जो हैं वो क्या थे, ये निर्बल थे, कमज़ोर थे, संगठन का इनमें अभाव था। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जो है पतन होने का कि जो साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त और अशोक जो साम्राज्य दिए थे वो उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो संभाल नहीं पाए। ठीक है, और जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं और नाम आप देखिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। ठीक है, उसके बाद कौन कौन आते हैं देखिए, कुणाल हैं, बंधुपालित हैं, इंद्रपालित हैं, दसोन हैं, दशरथ है, संप्रति है, शालीसूख है, देवधर्मन है, सतधनुष है और बृहद्रथ है। ठीक है, तो देखिए बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था, इसको जो है पुष्यमित्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती थी। पुष्यमित्र था जो है इसी का, बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, तो अच्छा, ये जो आपका आप देख रहे हो कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, ये नाम सीरियल से ये पुराणों में जो है नाम इसके गिनाए गए हैं। ठीक है, और नाम दोस्तों दिव्यादान में कुछ अलग आपको नाम मिल जाएगा। और जो आपके तिब्बती तारानाथ हैं उनका जो है 3 ही लोगों को बताए हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी 3 थे, है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलेगा, उसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए परवर्ती शासक जो थे वो 52 वर्ष तक ही मात्र शासन कर पाए। सोचिए इतने शासक आपके मात्र 52 वर्ष शासन किए, तो कितना जो है कमज़ोर रहे होंगे ये शासक। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मौर्य साम्राज्य का जो पतन का कारण क्या था उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए आप
अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि जो परवर्ती शासक थे, अशोक के बाद वाले शासक, वो अयोग्य और निर्बल थे। ठीक है, तो और देखिए संगठन और संचालन की योग्यता का उनमें अभाव था। साम्राज्य विभाजन भी हो गया। अब जैसे आप देखिए राज तरंगड़ी में, कश्मीर में हमें जो राज तरंगड़ी थी तो उसमें हमें सूचना मिलती है कि कश्मीर में जालौक ने और जो तारानाथ हैं तिब्बती लेखक वीरसेन ने गांधार प्रदेश पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। देखिए राजतरंगी में क्या बताता है कि कश्मीर में जो है, जो अशोक का उत्तराधिकारी था जालौक, उसने जो है कश्मीर में स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित कर ली थी। और जो तारानाथ हैं तो वो बताते हैं कि वीरसेन, ये भी अशोक का उत्तराधिकारी था, वीरसेन ने गांधार प्रदेश पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो साम्राज्य का जो विभाजन हुआ वो भी कहीं न कहीं पतन का कारण बना आपके मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, अब देखिए आगे शासन का अति केंद्रीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब इसको देखिए, सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे वो राजा के नियंत्रण में होते थे। वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार राजा को प्राप्त था। प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे और उनकी भक्ति भावना राष्ट्र या राज्य के प्रति न होकर राजा के प्रति होती थी। क्लियर है? आगे देखिए, जनमत संस्थाओं का अभाव था। भाई आज हम लोग देखते हैं प्रधान है, जिला पंचायत है, आप हर ना सांसद विधायक सबको आप लोग चुनते हैं, है ना। तो इस तरह उस समय तो था नहीं, है ना। तो जनमत संस्थाओं का अभाव था। गुप्तचरों का जाल सा बिछा था। जैसा कि आप देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चाणक्य ने गुप्तचर का अपना बनाए थे, गुप्तचर की जो संस्था बनाए थे, उससे जो है इन्होंने काफ़ी जो है इसका फ़ायदा उठाया और जो है एक बड़ा साम्राज्य जो है इनकी मदद से, इनका भी काफ़ी योगदान था गुप्तचरों का मौर्य साम्राज्य में बनाने में। ठीक है, और इसका जो है कौटिल्य जो चाणक्य थे उसका अच्छा प्रयोग गुप्तचरों का किया था। तो ये गुप्तचरों का जाल पूरा बिछा हुआ था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। सामान्य नागरिक सदा नियंत्रण में थे। ठीक है, साधारण जो नागरिक थे वो सदा नियंत्रण में थे और नौकरशाही का अत्याचार बना हुआ था। जैसा कि अभी मैंने ऊपर अभी चर्चा किया आपसे कि जो अमात्य थे और जो पदाधिकारी थे वो किस तरह जो है आपका जो प्रजा थी उसको परेशान करते थे और जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह होते थे और जो है कहीं न कहीं विघटन और जो पतन का कारण ये भी बनता है ना। सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर, सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर। आप देखिए जैसे जब तक अशोक था तो एक शक्तिशाली शासक था तो पूरा नियंत्रण वो पूरी ताकत से रखा था अपने हाथ में, लेकिन जैसे ही अशोक के बाद वाले उत्तराधिकारी हैं वो जो है कमज़ोर होते हैं तो जो शासन सत्ता थी वो छीड़ होने लगी, विघटन होने लगी और अंततः जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। दोनों का प्रतिरोध कभी भी संगठित रूप से नहीं कर पाए। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। यवनों का प्रतिरोध कभी भी संगठित रूप से ये नहीं कर पाए, राष्ट्रीय चेतना ही नहीं है। पोरस सिकंदर युद्ध को आप देखिए, पोरस जो है सिकंदर जो है युद्ध, जब पोरस से सिकंदर युद्ध करता है तो पाटलिपुत्र को कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वो अपने राज्य में मस्त हैं और सोचिए बगल ही राज्य में लड़ाई हो रही है। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव ही नहीं था। जो बगल है वो अपने स्तर से लड़ता था, कबलियाई लोग अपने स्तर से लड़ते थे, तो एकता का जो है अभाव होना भी। और देखिए आगे, मौर्य साम्राज्य में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी। ठीक है, अंतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण निश्चित ही था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं। इसमें क्या है, अब आर्थिक असमानताएं जैसे आप देखिए, उत्तर के जो अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि थी अच्छी थी, जो दक्षिण की थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। और सांस्कृतिक भी आप समझिए, जैसे कि
जो जैसे अशोक था, अशोक क्या करता था कि जो अभिलेख थे वो प्राकृत इत्यादि भाषाओं में लिखित कराया था। लेकिन आप देखिए उसमें भी जैसे उत्तर पश्चिम उत्तर देखिए भारत जो भाग को, पश्चिमोत्तर वाला भाग पाकिस्तान इत्यादि वो अफगानिस्तान, तो वहाँ पे यूनानी और अरमाइक जो है मिलते हैं हमें, है ना, लिपियाँ। और नीचे आप आएंगे दक्षिण तरफ तो तमिल भाषाभाषी भी मिलते हैं। तो ये जो है असमानताएं थी, तो ये भी एक कारण है जो है विघटन होने का मौर्य साम्राज्य का। प्रांतीय शासकों का अत्याचार, अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि प्रांतीय जो शासक अमात्य थे, पदाधिकारी थे, उनका अत्याचार भी कहीं न कहीं एक कारण बना कि पतन होने का। और देखिए प्रांतीय पदाधिकारियों का जनता पर अत्याचार होता ही था। तक्षशिला विद्रोह, जैसा कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि तक्षशिला विरोध एक बार अशोक ने दबाया था, और फिर दूसरी बार जब अशोक शासक था तो उस समय जो है कुणाल को अशोक भेजता है तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए। और ये विद्रोह इसीलिए हो रहे थे कि जो वहाँ के पदाधिकारी थे वो जो है प्रजा को जो है अत्याचार करते थे। सालिसूक का अत्याचार, ठीक है, सालिसूक भी जो था वो भी अत्याचारी था और इससे भी जनता में काफ़ी रोष था। तो ये कारण जो है, जो शासकों के अत्याचार भी पतन का कारण बनता है और जनता विद्रोह करती थी, और विघटन होने का एक कारण जो पदाधिकारियों का अत्याचार है। आगे देखिए करों की अधिकता। अब आप देखिए परवर्ती मौर्य युग में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया। सोचिए मूर्तियों को बेचकर, पतंजलि बताता है कि मूर्तियों को बेचकर बनाकर ये बेचते थे तो जो है आय करते थे। सोचिए कितनी खराब दशा हो गई थी उस समय इनकी। और जैसे कि आप देखिए, अच्छा इसका कारण क्या था, कैसे इतनी खराब पोजीशन आई, तो विद्वानों का मानना है कि अशोक द्वारा बौद्ध संघों को अत्यधिक दान में देना। अशोक ने अत्यधिक दान जो है बौद्ध संघों को दिया, और जिसकी वजह से जो है राजकोष जो है रिक्त हो गया और काफ़ी दबाव आ गया बाद के जो शासक थे। ठीक है, विशाल सेना थी तो भाई उनको वेतन देना है, और विशाल जो है बड़े आप देखें हैं अभी पीछे के प्रशासन में आपने पढ़ा कि कितने सारे अधिकारी थे, उनका खर्च था। तो ये जनता पर भारी कर लगाया जाता था इनको जो है सेना को रखने में, दान और जो आपके वेतन देने में। ठीक है, जनता जो है को भारी से भारी कर लगाए गए, जिससे कि जनता जो है काफ़ी जो है परेशान हुई, और जो है वो ये भी एक पतन का कारण बनता है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ये विचार है पंडित हरप्रसाद शास्त्री का। ये कहते हैं दोस्तों कि अशोक ने पशु बलि जो है को बंद करा दिया। ठीक है, तो पशु बलि जो है, जैसे जो ब्राह्मण थे यज्ञ इत्यादि करते थे तो उसमें पशु की जो है बलि दी जाती थी, और यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड किए जाते थे। और कहीं कहीं पे जो है अशोक ने जो ब्राह्मण वर्ग थे उनको जो है उनका मजाक बनाया, उनको मजाक उड़ाया, ये कहना है हरप्रसाद शास्त्री का। और इनको जो है पूजा पाठ इनका जो है जो कराते थे भाई, इसी से जैसे पूजा पाठ यज्ञ के द्वारा ही इनके जो खर्च थे, जो इनका दैनिक जो है पूजा पाठ थी, तो उससे कहीं न कहीं इनका जो ब्राह्मण वर्ग था वो अवरुद्ध हुआ। इसकी वजह से जो है ब्राह्मण वर्ग ने अशोक और उसकी शासन व्यवस्था से वो नाराज़ हो गए। जो कि भाई अशोक क्या था, वो शक्तिशाली था, तो ब्राह्मण वर्ग उस समय तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई और उसके जो उत्तराधिकारी आए वो अशोक की तरह शक्तिशाली तो नहीं थे, और तब इन्होंने जो है वो अपना इसका विरोध किया। और इसकी जो परिणति हुई, जैसा कि आप देखते हैं बृहदत्त की हत्या जो है उसी के सेनापति पुष्यमित्र जो शुंग था उसकी बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश को जो है वो खत्म कर देता है। ठीक है, और इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। लेकिन इस तर्क को जो है दोस्तों राय चौधरी ने इसका खंडन किया है। ये किस तरह खंडन करते हैं इसको आप देखिए। अशोक की अहिंसा की नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं थी। इनका कहना है कि अशोक की अहिंसा की नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं थी। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में ही अहिंसा का विधान मिलता है। उपनिषद पशु बलि तथा हिंसा का विरोध करते हैं। मुंडोक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौकाओं की तरह बताया गया है। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पे कि अशोक ने कोई, अब जैसे आप यहाँ देखिए उपनिषद पशु बलि तथा हिंसा का विरोध करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ ही अहिंसा का विधान, ग्रंथों में ही अहिंसा का हमें विधान मिल रहा है, ये इनका तर्क है आपके रायचौधरी का, ठीक है ना। तो ये आपका है कि भाई इन्होंने कई सारे रीजन गिनाए कि भाई ये अशोक का ऐसे कोई कार्य इन्होंने नहीं किया है जिससे कि भाई ब्राह्मण का विरोध हो, बल्कि इन्होंने तो जो लगाए हुए थे महामात्य जो थे इनके कि ब्राह्मणों की देखभाल करे अच्छे से, उनको जो है कोई दिक्कत ना आए, बल्कि अशोक ने तो खुद ही लगाया हुआ था। तो ये तर्क जो है पंडित हरप्रसाद का इन्होंने, रायचौधरी ने इस तरह खंडन किया, ठीक है। आप देखिए अगला पॉइंट है अशोक की शांतिवादी नीति जो है, जैसे ये रायचौधरी कहते हैं कि अशोक की शांतिवादी नीति जो थी वो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। अब आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं, देखिए सैनिक दृष्टि से निर्बल, अशोक ने शांतिवादी नीति अपनाई जिससे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, सैनिक दृष्टि से निर्बल हो गया। अब भाई शांतिवादी नीति अपना ली है तो सेना जो है कमज़ोर हो गई, सेना का जो है युद्ध करना ही नहीं है, सेना निष्क्रिय हो गई तो वो निर्बल हो गई, ठीक है। यवनों के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ हो गई, जब सैनिक तैयारियां नहीं होंगी, युद्ध नहीं होगा, तैयारियां, तो फिर सेना कमज़ोर होगी और वही कारण है यवनों के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ हो गई। आगे देखिए उत्तराधिकारियों का पोषण शांति के वातावरण में, अब आप जो परवर्ती शासक हैं आप देखिए भाई उनको तो कहीं भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष के विषय में ही सुना था, ठीक है भाई। उनको कहीं जैसे कि आप देखते हैं अशोक है या चंद्रगुप्त हैं, वो तो लड़ाइयाँ के लिए जो है तैयारी होती थी, भेरी घोष बसती रहती थी। लेकिन जब परवर्ती शासक आए तो उस समय तो अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था, तो जो उसके परवर्ती शासक थे तो भैया उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने तो भेरी घोष युद्ध का कभी सुना ही नहीं था, वो तो धर्म का प्रचार, धर्म का ही जो है उनके कानों में गया। आगे देखिए अशोक ने दिग्विजय की नीति से धम्म विजय की नीति अपना ली थी, सेना में निष्क्रियता आ गई, जब युद्ध नहीं होगा, जब तैयारियां नहीं होंगी, प्रशिक्षण नहीं होगा तो निष्क्रियता आ जाएगी धर्म प्रचार के काम में। अच्छा, इनका रायचौधरी का और एक कहना है भाई देखिए ये जो सेना थे इन्होंने धर्म प्रचार में लगा दिया, सेना युद्ध छोड़ करके इन्होंने धर्म प्रचार में लगा दिया, तो इस तरह जो है ये कारण बना पतन का, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक है, और विघटन हुआ। तो देखिए ये तर्क था रायचौधरी का। लेकिन रायचौधरी का भी तर्क दोस्तों ये जो उनके मतलब इनकी जो कहना है वो सही नहीं लगता है। अब आप देखिए जैसे अशोक क्या करता है भाई, जो इनका कहना था कि भाई सब छोड़ के एकदम इन्होंने अशोक ने अहिंसा अपना लिया, युद्ध सब जो है सेना होना सब निष्क्रिय हो गई। अच्छा अब ये बताइए कि अशोक ने कहीं मृत्युदंड बंद किया है? तो भाई मृत्युदंड तो बंद किया नहीं। क्या अशोक ने सेना का विघटन कर दिया है? ये भी नहीं किया है। तो और क्या आप देखिए एक यहाँ पे सीमांत प्रदेशों के लोगों तथा जंगली जनजातियों को अशोक चेतावनी देता है, कहता है कि अगर जिनका अपराध क्षम्य है उन्हीं को क्षमा किया जाएगा, नहीं तो सजा दी जाएगी। और जनजातियों को कहता है ये लोग जो है जो सीमांत प्रदेशों में ये हमला करते थे, लूटपाट करते थे, तो इसलिए जो है ये आपको अशोक चेतावनी दे रहा है उनको। और कहता है कि जो अगर मान नहीं रहे हैं अगर वो तो उनकी हत्या की जाएगी। तो सोचिए अगर वो अहिंसावादी होता तो क्या इस तरह के बयान वो देता। और ये भी एक जगह जो है अशोक कहता है, इन्हीं के जो ये लोग परेशान करते हैं जनता, तो उनके एक बार अशोक बोलता है, कहता है कि देखिए मैंने युद्ध करना बंद किया है लेकिन तलवार में धार लगाना मैंने बंद नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है कहने का मतलब ये है कि अशोक ने न तो भाई मृत्युदंड बंद किया था, न तो सेना को भंग किया था, न तो किसी अधिकारियों और संस्थाओं को उसने रोक लगाई थी। उसके समय में शांति
अंदर भी था, बाहर भी था, ठीक है। हर जगह शांति, अच्छी व्यवस्था व्याप्त थी। और जो अब भाई जो परवर्ती शासक हैं, जो आगे भाई अशोक के बाद आते हैं, अगर वो कमज़ोर होते हैं, वो निर्बल होते हैं, तो इसमें अशोक का तो कोई दोष है नहीं। दोस्तों मान लीजिए यदि अशोक अहिंसावादी नीति नहीं चलता, वो सैनिकवादी नीति पर ही चलता, जैसे कि नेपोलियन और आपके हिटलर इत्यादि ने किया था, तो क्या एक न एक दिन तो भाई वो मौर्य साम्राज्य खत्म ही न होता, क्योंकि जो आरंभ हुआ है उसका अंत तो होना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो अशोक ने किया, जैसे कि जो शांति और जो धर्म का प्रचार किया, जो चीज़ें, जो अभिलेख हैं, जो स्तंभ हैं, वो आज भी हमें इतने हजारों साल बाद भी आज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो आज भी हमारे पास हैं, आज भी हमें जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज इतना ही करते हैं। और अगर मौर्य जो आपको इस टॉपिक से अगर कोई चीज़ें अगर समझ नहीं आई होगी तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।